हेलो नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग 71 वन बीपीएससी प्रीलिम्स का यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और ये एडुटेरिया के द्वारा बनाया गया टेस्ट सीरीज है जो कि टेस्ट सीरीज नंबर 1 है। और यहाँ पर आज हम लोग फुल लेंथ को यहाँ पर कवर करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट को। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सेक्शनल टेस्ट को कवर किए हुए थे जो कि आपका सब्जेक्ट वाइज था, और ये यहाँ पर आज फुल लेंथ को कवर करेंगे जिसमें कि सारा सब्जेक्ट से मिक्स क्वेश्चन रहने वाला है। जैसे आपके बीपीएससी में एग्जाम में पूछा जाता है हुबहू क्वेश्चंस का लेवल भी वही रहेगा, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं। तो एडुटेरिया के द्वारा बनाया गया ये टेस्ट सीरीज है जो कि प्रीलिम्स के लिए है और बहुत ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी के निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं। और यहाँ पर है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शंस बोला जा रहा है कि संस्कृत नाटक रत्नावली, ये बिल्कुल सही है। इससे हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलता है आपको। दूसरा है फाहियान का यात्रा वितरण, तो फाहियान के यात्रा वितरण से आपको मुख्य रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलता है, ना कि हर्षवर्धन के बारे में। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, 2 वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा है बांसखेड़ा शिलालेख, तो बांसखेड़ा शिलालेख से भी हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलता है। तो 1 और 3 जिसमें है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो यहाँ पर 1 का हो जाएगा सी। 1 और 3 यहाँ पर ऑप्शन इसका सही है। दूसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश आपका मुख्य रूप से डालता है पुरातात्विक उत्खनन। पुरातात्विक उत्खनन यहाँ पर ऑप्शन सी में है, जिसे कि हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, जो कि मुख्य रूप से पुरातात्विक उत्खनन के माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 का यहाँ पर ए। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये तो आपका जो है थेरी गाथा, थेरी गाथा ही नहीं होगा। यहाँ पर ये तीनों आपका हो जाएगा, अचरांग सूत्र, सूत्र कतरांग और बृहत्कल्प। तो ये तीनों हो जाएगा, यहाँ पर थेरी गाथा नहीं होगा, क्योंकि थेरी गाथा आपका क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है। यह आरंभिक बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखी गई कविताओं का एक संग्रह है। तो यहाँ पर ये जैन वाला नहीं होगा, ये बौद्ध वाला हो जाएगा, थेरी गाथा। तो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट पूछ रहा था, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 का ए। अगला यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, मौर्य काल में विनिमय का माध्यम क्या था। तो मौर्य काल में जो आपका विनिमय का माध्यम था वह था पन। पन यहाँ पर ऑप्शन डी में हो जाएगा। और पन क्या था, एक प्रकार के चांदी का सिक्का था। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो यहाँ पर नहीं वाला पूछ रहा है, सिकंदर के साथ कौन भारत नहीं आया था। तो ये हो जाएगा आपका डायमेकस। डायमेकस यहाँ पर ऑप्शन बी में हो जाएगा, क्योंकि डायमेकस एक प्रकार एक राजदूत था और ये आया था बिंदुसार के दरबार में, ना कि चंद्रगुप्त ये सिकंदर के दरबार में। तो यहाँ का 5 का हो जाएगा बी। अगला यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। और नीचे है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर पहला नंबर है कि अमरी। अमरी आपका यहाँ पर भारत में ये स्थित नहीं है, ये कहाँ पर स्थित है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। दूसरा नंबर है कि मिथाथल। मिथाथल ये भारत में है। तो तीसरा है बनावली, तो ये मिथाथल और बनावली जो है ये आपका हरियाणा में पड़ता है। तो ये दोनों आपका भारत में हो जाएगा। और चौथा है हड़प्पा। हड़प्पा आपका यहाँ पर पंजाब प्रांत में पड़ता है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो ये 1 और 4 यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी 2 और 3 सही है। 2 और 3 आपका हरियाणा में पड़ता है, भारत के हरियाणा में। तो यहाँ पूछ रहा है भारत में स्थित है, यानी कि 2 और 3, तो मिथाथल और बनावली। तो 2 और 3 यहाँ पर ऑप्शन सी में है। 6 का यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी। तो कलचुरी राजवंश की आपका स्थापना ये क्या था, कोकुक्कल प्रथम। कोकुक्कल प्रथम यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी में है। और ये कलचुरी वंश आपका मुख्य रूप से यहाँ पर पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश में। और माना जाता है कि कलचुरी एक प्रकार का चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। तो यहाँ पर पूछ रहा है चंद्रवंश ये कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने किया था। तो ये क्या था, कोकोल प्रथम ने। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 का बी। 8 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है कि मिन्हाज उस सिराज ने तबकाते नासरी पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की थी। तो तबकाते नासरी पुस्तक आपका था मिन्हाज उस सिराज का, और किसको ये समर्पित किया था। तो ये समर्पित था आपका नसीरुद्दीन महमूद को। नसीरुद्दीन महमूद के बारे में इसमें लिखा था, इसी को यहाँ पर समर्पित था। तो यहाँ पर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो राय रायन की उपाधि आपका यहाँ दिया था चंद्रगुप्त रामचंद्र देव को। रामचंद्र देव यहाँ पर ऑप्शन ए में हो जाएगा। तो 9 का यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए। अगला यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में चकला शब्द प्रयोग किया गया वह क्या था? तो चकला जो था मुख्य रूप से ये सूबा और परगना के बीच वाला क्षेत्र था और ये यहाँ पर शाहजहाँ के शासनकाल में बोला जाता था चकला शब्द। तो ये ऑप्शन सी वाला आंसर हो जाएगा। यह सूबा और परगना के बीच का एक क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार का पर्यायवाची नहीं था। तो यहाँ पर 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ 11 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः लागू कर दिया था? तो औरंगजेब ने जो जजिया कर पुनः लागू कर दिया था वह था 1679 यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर डी हो जाएगा। और जजिया कर एक प्रकार का आपका धार्मिक कर था जो कि मुख्य रूप से गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो औरंगजेब ने इसे पुनः लागू कर दिया था 1679 में। यहाँ पर 12 नंबर रहे कि 1920 की खिलाफत समिति की बैठक किस शहर में हुई थी जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था? तो ये हुआ था आपका इलाहाबाद में। इलाहाबाद यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला यहाँ पर 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास की घटनाओं का सही कालानुक्रमण इंगित करता है? यानी इसकी घटनाओं का यानी ईस्वी को यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले आपका हुआ था कौन? मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो का हुआ था 1909। अगला हुआ फिर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये हुआ था 1919। और फिर गांधी इरविन समझौता 1931 में। और चौथा है आपका अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में हुआ था। तो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर 13 का सही हो जाएगा। पहला है मार्लो मिंटो सुधार, दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर है गांधी इरविन समझौता और चौथा अगस्त प्रस्ताव। तो ये एक क्रम से यहाँ पर है। 13 का यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? तो ये लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना यहाँ आपका क्या था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 का डी। और ये स्थापना इन्होंने इसलिए किया था कि भारतीय युवाओं को बहादुर और शारीरिक रूप से मजबूत बना सके। और इन क्लब का गठन किया था ताकि वह ब्रिटिश शासन का विरोध कर सके और स्वतंत्रता संग्राम में एक सक्रिय भाग ले सके। तो इसलिए इन्होंने ये गठन किया था लाठी और अखाड़ा क्लब की। तो यहाँ हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन डी। अगला यहाँ पर 15 नंबर है कि निम्नलिखित को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर मिलान करने के लिए बोला जा रहा है कि कौन पहले आया था फिर कौन बाद में आया। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1939। उसके बाद फिर आपका यह मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो आया था वो था 22 दिसंबर 1939। एक हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। और फिर तीसरा है आपका अगस्त प्रस्ताव जो कि 8 अगस्त 1940 को हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। और फिर हो जाएगा आपका आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज आपका कब हुआ था? तो ये हुआ था 17 फरवरी 1942। तो पहला हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, मुस्लिम लीग, अगस्त प्रस्ताव और आज़ाद हिंद फौज। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा 1, 4, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 का राइट आंसर सी। अगला यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने अकाल को रोकने और अकाल पीड़ितों की मदद के लिए अकाल संहिता कब लागू की? तो ये अकाल संहिता लागू किया था आपका 1883 में। 1883 यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि 1765 ईस्वी में दीवानी के अधिकार मिलने के बाद अंग्रेज पहली बार किस पहाड़ी जनजाति के संपर्क में आए थे? तो अंग्रेज जो आया था इसके खासी जनजाति के संपर्क में। खासी यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 18 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ये था अवैध और अध्यादेश। अवैध और अध्यादेश यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 में अखिल भारतीय दलित महावर्ग की स्थापना की थी? तो अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना आपका क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 19 का राइट आंसर सी। और इस संगठन की स्थापना दलितों को एकजुट करने और सामाजिक भेदभाव अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ने के लिए आपका किया गया था। तो ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 19 का सी।
अगला यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष हुआ था। तो बिहार कौमी सेवक दल का गठन आपका हुआ था 1921। 20 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शंस भी हो जाएगा 1921। और इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए लोगों को संगठित करने में बहुत भूमिका निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका। तो ये यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शंस बी, 20 का बी। अगला यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में अकाल के संबंध में सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आयोग का गठन किया था। अकाल के बारे में सुझाव देने के लिए गठन किया था स्ट्रेची आयोग का, ये इसका भी किया था। दूसरा है लॉयल आयोग, तो इसका भी यहाँ पर गठन है। और तीसरा है मैकडोनल्ड आयोग, तो ये भी था। 1 और 2 3 आपका तीनों वाला सही था। 1 2 3 यहाँ पर सभी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। राइट आंसर 21 का डी। अगला यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि किस युद्ध में मैसूर, मराठा और हैदराबाद के निजाम ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो तीनों जो ये मिलकर लड़ाई लड़ा था ये आपका था पहला आंग्लो मैसूर युद्ध। ये कब से कब तक चला था, ये 1767 से 1769 तक चला था, 2 वर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 का ए। 23 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध में समाचार पत्रों की गलत जोड़ी की पहचान करें। यहाँ पर गलत जो यहाँ पर खोजने के लिए बोला जा रहा है। 1 नंबर है आपका यहाँ पर जमींदार। जमींदार किसका है, तो जफर अली खान, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है भवानी मंदिर। भवानी मंदिर है वीरेंद्र कुमार घोष की, ये भी सही है। तीसरा है फ्री हिंदुस्तान, ये है तारकनाथ दास का, ये भी सही है। और चौथा है संध्या, तो संध्या आपका सचिंद्र सन्याल का नहीं होगा, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो गलत स्टेटमेंट का बोल रहा था, यहाँ पर डी हो जाएगा। संध्या एक प्रकार का क्रांतिकारी बंगाली समाचार पत्र था, तो ये यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत कथन का चयन करने के लिए बोला जा रहा है, तो 23 का यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड मेयो के बारे में पहला नंबर कथन है कि यहाँ पर लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वायसराय थे, तो ये यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। लॉर्ड मेयो भारत के आपका 4थे वायसराय थे, 5वां यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा है कि भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि उसकी मृत्यु 8 फरवरी 1972 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, तो ये भी सही है। और चौथा है कि लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक भारत के वायसराय रहे थे, तो ये भी सही है। केवल एक वाला आपका यहाँ पर गलत है कि लॉर्ड मेयो 5वें वायसराय नहीं थे, ये 4थे वायसराय थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4। 2 3 4 यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर डी में हो जाएगा, तो 24 का यहाँ पर डी। अगला यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न बोला जाए 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कौन सी शामिल नहीं था। यहाँ पर है नई शिक्षा प्रणाली, नई शिक्षा प्रणाली, तो ये यहाँ पर शामिल था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसका कारण ये भी था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और तीसरा है कि सी नंबर है भारतीय सैनिकों का अफगानिस्तान भेजना, तो ये भी एक कारण था 1857 के विद्रोह का। और चौथा है कि भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने के लिए, ये यहाँ पर नहीं था। अंतर्विवाह पर रोक लगाने के लिए 1857 का विद्रोह आपका नहीं हुआ था, तो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन डी, तो 25 का यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर 26 नंबर है कि सूची 1, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का यहाँ पर चयन करने के लिए बोला। ये नंबर यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपका था सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ए का यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ए का डी। दूसरा नंबर है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के वायसराय। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय आपका भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड यहाँ पर बी का यहाँ पर 1 हो जाएगा। तीसरा है 1935 के में स्थापित संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश। तो 1935 में जो आपका न्यायाधीश था वह था आपका सर मॉरिसस गवायर। यहाँ पर सी का यहाँ पर हो जाएगा 2, सी का यहाँ पर 2 हो जाएगा। और चौथा है आपका यहाँ पर 1882 में गठित भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष। तो भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष था आपका हंटर, W हंटर। तो डी का यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। 4 1 2 3 जिसमें होगा वो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
तो यहाँ पर ऑप्शंस को यहाँ पर देखते हैं, 4, 1, 2, 3 ऑप्शंस यहाँ पर बी हो जाएगा, 26 का बी। अगला यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष का बचाव किया था? तो अरविंदो घोष का आपका बचाव किया था चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर ए हो जाएगा, राइट आंसर 27 का ऑप्शन ए। और 28 नंबर है कि हंटर आयोग की रिपोर्ट को किसने बेशर्म सरकारी लिपापोती का पन्ना दर पन्ना बताया? लिपापोती का पन्ना दर पन्ना, ये आप बोले थे आपका महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है ये आपका, ऑप्शंस ए हो जाएगा 28 का ऑप्शंस ए। अगला यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतबाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा प्रचलित रही है? ये बोला था आपका थॉमस मुनरो ने रैयतबाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो 29 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर 30 नंबर है कि भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ है कि नीचे दिया गया ऊपर दिए गए कथनों का सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर राइट स्टेटमेंट को यहाँ पर खोजने के लिए बोला जा रहा है। 1 नंबर बोला जा रहा है कि प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए सभी सामग्री को पूर्व सेंसरशिप निरीक्षण के लिए सरकार को सचिव को प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा नंबर है कि जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग विनियमन 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपने मिरात उल अखबार का प्रकाशन रोकना पड़ा था। तो उन्हें ये अपना अखबार को रोकना पड़ा था, ये भी सही है। तो 1 और 2 यहाँ पर दोनों सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है कि स्टैग्मोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। पृष्ठ तनाव यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला यहाँ पर 32 है कि ऋणात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत है? तो ऋणात्मक त्वरण आपका ऋणात्मक त्वरण ये हो जाएगा वेग की दिशा के विपरीत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर 1 हो जाएगा, 32 का ए। अगला यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है कि पारदर्शी यानी कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये पेरिस्कोप जो है आपका परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। परावर्तन यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 33 का ऑप्शन डी। अगला यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का जो कोर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है वो था सॉफ्ट स्टील, नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है, सॉफ्ट स्टील। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 34 का राइट आंसर बी। अगला यहाँ पर 35 नंबर है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसन की गतिज ऊर्जा है। तो इसकी गतिज ऊर्जा होती है बहुत कम होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 35 का ए। अगला यहाँ पर 36 नंबर है कि गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे उपयुक्त है जो कि गैस को सीधे द्रव में बदल दे? तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, उच्च दाब और निम्न तापमान। जब दाब यहाँ अधिक देंगे और तापमान कम तो ये सीधे यहाँ पर गैस में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला यहाँ पर 37 नंबर है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या है? तो इसका चुंबकीय जो प्रकृति होगा वो हो जाएगा ऋणात्मक, ये माइनस में चलता है, ऋणात्मक। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न है कि यदि एक गोलाकार दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी फोकस दूरी पर यहाँ पर कोई ऐसा खास प्रभाव पड़ता नहीं है। तो ये हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है यहाँ पर 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है? तो अधिकतम ऊर्जा यहाँ पर आपका होगा गामा किरण में। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होता है? गामा किरण में। गामा किरण यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर बोला जा रहा है कि किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का चालन ऋणात्मक छिद्रों यानी कि रिक्तियों के कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका पी माइनस प्रकार के अर्धचालक। तो पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है वह रिक्तियों के कारण होता है, ऋणात्मक।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा 40 का ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर 41 नंबर पर 41 नंबर प्रश्न है कि फिनॉल का 1% घोल होता है। तो फिनॉल का जो 1% घोल है वो हो जाएगा कीटाणुनाशक में इसका प्रयोग किया जाता है। फिनॉल का 1% घोल किसके रूप में किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में। तो 41 का यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर 42 नंबर बोला जाए कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ये अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है आपका कांच का, कांच यानी कि शीशा का। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 42 का आंसर ऑप्शन बी। अगला यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, पायरेक्स ग्लास को अधिक मजबूत बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो ये जो पायरेक्स ग्लास को मजबूत बनाने के लिए मुख्य रूप से आपका बोरेक्स मिलाया जाता है। बोरेक्स यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है कौन तत्वों के अधीन नहीं है, तो हो जाएगा त्वरण का रंग। त्वरण का रंग यहाँ पर अधीन नहीं रहता है। 44 का बी। अगला यहाँ पर 45 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, यानी कि मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। इधर आपका है ईंधन यानी कि गैस, और इधर है मुख्य घटक। तो पहला नंबर यहाँ पर है कि CNG। तो CNG मुख्य रूप से आपका मीथेन और इथेन हाइड्रोजन का यहाँ पर मिश्रण होता है। तो CNG यहाँ पर ए का यहाँ पर 3 हो जाएगा, ए का 3। दूसरा है कोयला गैस। तो कोयला गैस जो है वह है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पर मिश्रण होता है, कोयला गैस। तो बी का यहाँ पर 4। तीसरा है LPG। LPG क्या होता है? वो प्रोटेन और ब्यूटेन का यहाँ पर मिश्रण होता है। तो सी का यहाँ पर 2 हो जाएगा। और तीसरा है, चौथा है आपका जल वाष्प, जल गैस। जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर डी का 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 होगा, जो होगा वही सही हो जाएगा यहाँ पर। तो 45 का यहाँ पर देखते हैं, सी नंबर में बोल रहा है 3 4 2 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला यहाँ पर 46 नंबर बोला जा रहा है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो प्रोटियम में आपका एक भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0 0, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीला लिटमस को लाल कर देगा। तो जो नीला लिटमस को यहाँ पर लाल कर देता है वह है सिरिका। सिरिका नीला लिटमस को लाल कर देता है। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर 48 नंबर बोला जा रहा है कि कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका ZnCO3। ZnCO3 इसको बोलते हैं जिंक कार्बोनेट। तो 48 का यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर यहाँ पर फिर ये मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। 49 नंबर यहाँ पर फिर मिलान के लिए कराया जा रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। पहला क्या है? ए नंबर है क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या है? तो क्रैकिंग ये एक पेट्रोलियम है। ए का यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा नंबर है आपका प्रगलन। प्रगलन क्या है? तो प्रगलन एक प्रकार का तांबा होता है, प्रगलन। तो बी का यहाँ पर 3। तीसरा है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण यहाँ पर एक खाद्य वसा है। तो सी का यहाँ पर 4। और चौथा है वल्कनीकरण। वल्कनीकरण एक रबड़ है। तो ये हो जाएगा डी का 1। तो यहाँ पर 2 3 4 1, 2 3 4 1 जिस गुट में होगा वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 49 का यहाँ पर बी नंबर में बोला जा रहा है 2 3 4 1। तो 49 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला यहाँ पर 50 नंबर है कि स्थिर तापमान पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा। अगर आप किसी द्रव्यमान का आयतन को कम करते हैं तो दाब यहाँ पर बढ़ जाता है, दाब यहाँ पर बढ़ेगा। और 50 का यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर 51 नंबर है कि वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो अपने आप विकसित और प्रजनन करने में सक्षम है। जो खुद से विकसित होता है और खुद से प्रजनन भी करता है वह है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है।
यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 51 का सी। अगला यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न है कि फूल का प्रजनन भाग कौन सा है। फूल का ऐसा कौन सा भाग है जो प्रजनन करता है। तो फूल का यहाँ पर पुंकेसर और अंडप, पुंकेसर और अंडप। पुंकेसर आपका पुरुष वाला भाग होता है और अंडप महिला वाला। तो पुंकेसर और अंडप यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा 52 का। अगला यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न है, शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, जो कि शरीर की वृद्धि करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण भी करता है। तो ये हो जाएगा प्रोटीन, प्रोटीन हो जाएगा, शरीर में वृद्धि के लिए जरूरी है प्रोटीन। तो 53 का यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर 54 नंबर है कि नींद की बीमारी किस जानवर के कारण होती है। तो किस जानवर के कारण आपका नींद का बीमारी हो जाता है, वो है ट्रिप्सोनमा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा। 54 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला यहाँ पर 55 नंबर है कि mRNA वैक्सीन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो mRNA वैक्सीन है ये आपका मुख्य रूप से कोरोना वायरस से संबंधित है। आप लोगों को पता होगा 2019 में एक महामारी के रूप में आया था कोरोना वायरस, तो ये उसके लिए यहाँ पर ज़रूरी है कोरोना वायरस। 55 का यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर 56 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मादक दर्दनाशक दवा है जो कि दर्द को ख़त्म करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मार्फिन। मार्फिन, मार्फिन एक प्रकार का मादक पदार्थ भी होता है और ये दर्द से राहत देता है। तो 56 का ए हो जाएगा। अगला 57 नंबर है कि कौन सा वर्णक पौधे को पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाता है। तो कौन सा ऐसा वर्णक है जो पौधे को पराबैंगनी किरणों के से बचाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड यहाँ पर ऑप्शन बी में है। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 58 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऐसा कौन सा प्रक्रिया है जिसमें आपका ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा, वह है श्वसन। श्वसन में करते हैं, श्वसन यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर 59 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने बताया कि कोशिकाएं विभाजित होती है और मौजूद कोशिकाएं के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है। तो नई कोशिकाएं बनती है ये बोला था आपका एक विर्चो। विर्चो कौन था, विर्चो एक प्रकार का जर्मन वैज्ञानिक था। कहाँ का था, जर्मनी का जर्मन वैज्ञानिक विर्चो। तो 59 का यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न है कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो पौधे में जो ये लचीलापन आता है वो आता है कोलेन कायमा के कारण। कोलेन कायमा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन ए। और ये एक प्रकार का एक ऐसा ऊतक है जो पौधे को लचीलापन प्रदान करता है जिससे तने और पत्तियों को बिना टूटे आसानी से मोड़ा जा सकता है। कौन करता है, कोलेन कायमा। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर 61 नंबर है कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। तो SC ST के लिए यहाँ पर आरक्षण जो किया गया है वह 243 का डी, आर्टिकल 243 का डी, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, 61 का बी। अगला यहाँ पर 62 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुच्छेद और प्रावधान यहाँ पर दिया गया है दो युग्म में जो कि सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर गलत देखना है। तो पहला नंबर है कि आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 ये बोला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आर्टिकल 124 आपका बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और योग्यताएं शामिल हैं। तो एक नंबर यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ये गलत ऑप्शन के चुनने के लिए बोला जा रहा था, तो ये ए हो जाएगा। बी नंबर है कि अनुच्छेद 132 ये सही है, सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। सी नंबर है कि अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार शक्ति। और डी में है अनुच्छेद 136 जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपीलीय की विशेष अनुमति। ये तीनों आपका यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए वाला गलत है और यहाँ पर गलत स्टेटमेंट का चयन करने के लिए कहा जा रहा था। तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पर 63 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर समानता का उल्लेख 2 प्रकार का किया गया है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 63 का ए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन 64 नंबर बोला जा रहा है, अनुच्छेद 368 के निर्धारित संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और नीचे के दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर ये गलत कथन को चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो पहला नंबर कथन है कि संविधान संशोधन की पहल संसद में किसी सदन में की जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही है, संविधान में अगर संशोधन करना है तो किसी भी सदन में आप प्रस्तुत कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। दूसरा नंबर है कि विधेयक केवल मंत्री द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है, निजी सदस्य द्वारा नहीं किया जा सकता। ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर निजी सदस्य द्वारा भी किया जा सकता है। तीसरा नंबर है कि संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई ऐसा अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। और चौथा नंबर है कि संघीय प्रावधानों में राज्य विधानमंडल और अनुमत की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता आपका होती है, नहीं होती है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा और 2 नंबर 2 और 4 यहाँ पर ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर हो जाएगा 64 का ऑप्शन डी। गलत कथन कुछ यहाँ पर चुनने के लिए कहा जा रहा था। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला यहाँ पर 65 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा और 3 सदस्य होता है और इसका नियुक्ति भी यहाँ पर राष्ट्रपति ही करते हैं। तो 65 का यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर 66 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में द्विसदनीय प्रणाली एक अनिवार्य विशेषता है। तो द्विसदनीय प्रणाली का एक अनिवार्य विशेषता आपका संघीय प्रणाली में हो जाता है, संघीय प्रणाली में। यहाँ पर एक ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य यहाँ पर हो जाएगा ये हमारी मिश्रित संस्कृति की मौजूद, ऑप्शंस बी वाला यहाँ पर ये हो जाएगा, हमारी मिश्रित संस्कृति के मौजूद विरासत को संरक्षित करना और उसके महत्व को समझना। यहाँ पर आर्टिकल 51 के ए में आपका मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ प्रावधान दिया गया है। और ये जो आपका है पहला वाला है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, ये आपका आर्टिकल 50 में आ जाता है, ये आपका डीपीएसपी में आ जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये नहीं हो जाएगा। और बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये मौलिक अधिकार में आ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17, ये भी मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर पूछ रहा है मौलिक कर्तव्य कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना और उसका महत्व को समझना। 51 के ए में आपका मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है। तो 61 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कि सीएजी के लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये कार्य करता है आपका संघ और राज्य सरकार के लिए, संघ और राज्य सरकार। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 68 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के किन 4 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित हैं। तो ये 4 राज्य छोड़कर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाला हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ऑप्शन बी। 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला यहाँ पर 70 नंबर है कि भारत में न्यायपालिका द्वारा रीट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ये जो रीट जारी करने का प्रावधान है ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। और रीट 2 प्रकार का जारी होता है, आर्टिकल 132 के थ्रू, आर्टिकल 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो 2 प्रकार का रीट जारी किया जाता है नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए। तो ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला यहाँ पर 71 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनें। तो यहाँ पर सही विकल्प को चुनने के लिए कहा जा रहा है, 1 नंबर है, ए नंबर है कि कालेकर समिति, ये है सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है एल.के. झा समिति, ये अप्रत्यक्ष कर को लेकर के इनडायरेक्टली टैक्स, ये भी सही है। और सी नंबर है
सुखमय चक्रवर्ती समिति, ये है मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए, ये भी सही है। तो यहाँ पर सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी 71 का। अगला यहाँ पर 72 नंबर प्रश्न है कि जब किसी वस्तु पर सब्सिडी दी जाती है तो बाजार मूल्य लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब किसी वस्तु पर सब्सिडी दी जाती है तो ये बाजार मूल्य से ये घट जाता है, प्राइस इसका क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पर 72 का ए हो जाएगा। आप देखे होंगे कि कृषि के खासकर कोई कृषि से जुड़ा आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो आपको कम प्राइस में मिल जाता है, क्योंकि सरकार के द्वारा उसमें पहले से सब्सिडी दी जाती है। तो जिस भी वस्तु में सब्सिडी दी जाएगी उसकी प्राइस यहाँ पर घट जाएगा। तो 72 का यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर 73 नंबर है कि राष्ट्रीय आय अनुमान का पहला सरकारी डेटा मूल्यांकन कब जारी किया गया था। तो राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान यहाँ पर क्या था, 1948 से 1949, आज़ादी के बाद यहाँ पर 1948 से 1949। तो यहाँ पर 73 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर 74 नंबर है कि गिनी गुणांक या गिनी अनुपात अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से संबंधित हो सकती है। तो ये आपका हो जाएगा आय असमानता को लेकर। आय असमानता यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है। 74 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला यहाँ पर 75 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर गलत स्टेटमेंट को पूछ रहा है। ए नंबर यहाँ पर है कि अल्फ्रेड मार्शल आपका सीमांत उपयोगी सिद्धांत दिए थे, ये बिल्कुल सही है। और बी नंबर है कि जेम्स किंग्स, ये ब्याज की तरलता वरीयता सिद्धांत दिया है, ये भी सही है। और तीसरा है कि कार्ल मार्क्स आपका अधिशेष मूल्य सिद्धांत दिया है। और चौथा है कि आत्मसेन गरीबी दुष्चक्र, ये गरीबी दुष्चक्र का आपका सिद्धांत आत्मसेन ने नहीं दिया है, ये दिया है नार्केस नाम का एक अर्थशास्त्री था जिसके द्वारा आपका गरीबी का दुष्चक्र दिया गया है। तो गलत कथन का चयन पड़ रहा था, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन डी। तो साथियों इस सेट में हम लोगों ने 75 प्रश्न को कंप्लीट किया। तो ये सेट 1 था और सेट 2 में आपका यहाँ पर 75 से लेकर के 150 तक के प्रश्न को कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।